तो बेटा अभ्युदय योजना के अंतर्गत हम लोग आज ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका टाइटल है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती क्या है। देखो बेटा, जब हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था तो हमने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश का एक बेसिक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है SVO, ऑब्लिक में हम C भी यूज कर देते हैं, है ना, C फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर आप देखिए, अब गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। यहां पर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है और एक वर्ब दी गई है, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट डिपेंड करता है हमारी वर्ब पर। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तब तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर नहीं इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी सेंटेंस तभी होगा जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब, बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई भी सेंटेंस हो ही नहीं सकता। यह बात दिमाग में क्लियर हो गई? कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब के नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस एक्सेप्शन होता है, उसमें शुरुआत कहां से होती है? वर्ब से होती है, क्योंकि सब्जेक्ट छिपा रहता है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि कोई भी सेंटेंस तभी होगा जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है बेटा, ये या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक। सब्जेक्ट की जगह पर केवल और केवल जितने भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाए हैं उसमें से केवल दो को ये अधिकार दिया गया है कि तुम ही सब्जेक्ट की जगह पर आ सकते हो। ओके, तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि कभी एडजेक्टिव हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कभी भी वर्ब हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकती, कभी भी एडवर्ब हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता, और ना ही प्रेपोजिशन बहुत आराम से। और जब तक क्लियर ना हो तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि अगर शुरुआत की चीजें हमें मालूम ना हो तो आगे का डिफिकल्ट फील होने लगता है। देखो, तो अभी दो चीजों को लेकर हम आगे बढ़े। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब के नहीं हो सकता। हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, फिर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी सेंटेंस होने के लिए उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होनी चाहिए, ठीक। अब हम केवल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, ये शब्द है सब, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से केवल कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। अगर नाउन है तो प्रोनाउन नहीं होगा, अगर प्रोनाउन है तो दो में इसको एक ही आ सकता है ना, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। इंग्लिश की एक बहुत ही जबरदस्त चीज है कि आप नाउन प्लस प्रोनाउन नहीं पाएंगे या प्रोनाउन प्लस नाउन नहीं पाएंगे, ठीक है। जनरली आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है ना। स्पेशल रूल्स होते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। दोनों चीज क्यों नहीं आती दोनों एक साथ? क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है, नाउन के साथ नहीं आता है, नाउन की जगह पर आएगा। मतलब नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन आएगा, ठीक है ना। जैसे नाउन है, अब नाउन हमें यूज नहीं करना है तो इसकी जगह पर इसको हटाकर हम प्रोनाउन को ला रहे हैं, तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ कैसे आ सकता है? आ सकता है, ठीक। तो हमारा सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्लियर बेटा? ओके, तो जब हमें ये बात समझ में आ गई तो अब हम तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा फैक्ट है हमारा, ये देख रहे हो सब्जेक्ट और ये वर्ब, ठीक। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है केवल वर्ब। वर्ब क्या होती है? वो सारे वर्ड जो शो करते हैं एक्शन को
या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को स्टेट ऑफ लिख देते हैं, है ना, वो सारे वर्ड्स जो एक्शन या स्टेट को शो करते हैं। क्लियर? अब ये जो वर्ब है बेटा और ये सब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में हुआ है एक एग्रीमेंट। क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा और मेरे तुरंत बाद तुम आओगी, है ना। जैसे हमने कई बार पुराने लेक्चर्स में आप लोगों को बताया है कि इनका रिश्ता पति पत्नी जैसा है। जैसे जब शादी होती है ना तो हमारे यहाँ भी एक एग्रीमेंट होता है और वो पंडित जी एग्रीमेंट काहे का करवाते हैं? 7 वचनों का, है ना, कि ये 7 वचन मानोगे तब ये तुम्हारे वामांग बैठेंगे। तो ऐसे ही सब्जेक्ट ने वर्ब से एक एग्रीमेंट करवाया कि तभी तुम मेरे बाद आ सकती हो। वो एग्रीमेंट ये था बेटा कि यदि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, ठीक। और यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात। क्लियर? पहली चीज हमने क्या सीखी? सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। दूसरा, सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तीसरी बात, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट ये कहता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब हम चौथी बात की ओर बढ़ते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये तुम्हें ध्यान रखना है कि बेटा ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे हो टोटल कितने हैं? 8। इन 8 में से ये जो सिंगुलर प्लूरल वाला खेल खेलते हैं, ये खेल खेला जाता है ना, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये इसको एक तरह का खेल समझो। और ये खेल इन 8 में से केवल 3 ही लोग खेलते हैं। इन 8 में से सिंगुलर प्लूरल का गेम केवल कितने लोग खेलते हैं? 3 लोग। अब हमें ये जानना है कि वो 3 लोग कौन हैं। तो पहला है हमारा नाउन। नाउन का होता है सिंगुलर या प्लूरल। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन का होता है सिंगुलर या प्लूरल। एडजेक्टिव का नहीं। तीसरा है हमारा वर्ब। क्लियर? तो ये सिंगुलर और प्लूरल केवल किसके होते हैं? नाउन के, प्रोनाउन के और वर्ब के। इसके अलावा किसी का भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है। ये नहीं कि इन सिंगुलर है और इन्स प्लूरल है, ठीक है ना। बट सिंगुलर है, बट सिंगुलर कंजंक्शन है और बट्स प्लूरल कंजंक्शन है। नहीं, ऐसा कभी मत करना। हैप्पी सिंगुलर एडजेक्टिव है, हैप्पीज प्लूरल एडजेक्टिव है। नो, it can never happen, okay, because only 3 parts of speech have singular and plural, and those parts of speech are noun, pronoun and verb. ये क्लियर हो गया बेटा? ये चौथी बात जरूरी थी तुम लोगों को जानना कि सिंगुलर और प्लूरल केवल नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी आती है 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी तक तुम लोगों ने बचपन से अभी तक पढ़ा होगा कि किसी भी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हम उसमें एस या ईएस ऐड कर देते हैं, है ना। देखो जैसे बॉय तो हम इसमें एस ऐड कर देंगे, बॉयज, ये प्लूरल हो गया। कोई दिक्कत इसमें? हमने लिखा टेबल तो ये हो गया टेबल, इसमें हमने एस ऐड कर दिया। क्लियर? यहां हमने लिखा मैंगो, ये हो गया मैंगो, हमने इसमें ईएस ऐड कर दिया। तो ये एक ओके, ये एक जनरल रूल हमने बताया है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सारे नाउन्स ऐसे ही प्लूरल बन जाएंगे ना। कई बार आईईएस से बनते हैं, कई बार वीईएस से बनते हैं, है ना। और कई बार तो केवल वोवेल्स चेंज करने से बनते हैं, जैसे टूथ का टीथ हो जाता है ना। और
कभी कभी बिल्कुल डिफरेंट रूल, लेकिन हम ये मोटा मोटी बात बता रहे हैं आपको कि किसी नाउन का यदि हमें प्लूरल बनाना हो तो हम उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। ओके, बाकी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने का बकायदा पूरा एक टॉपिक है, उसको पढ़ना पड़ता है। ये हो गई हमारी मोटी बात। यहां कोई दिक्कत आप लोगों को? तो हमारे माइंड में क्या फीड हो गया है कि किसी भी चीज में एस या ईएस लगा हो तो वो प्लूरल है। यही तो फीड हो जाता है, एस या ईएस लगा है वो प्लूरल है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसके सापेक्ष में सही है? नाउन, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल नाउन के लिए होते हैं और वर्ब के लिए होते हैं। लेकिन वर्ब में ये बात उल्टी हो जाती है। जब हम किसी वर्ब का प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, इसमें हमें प्लूरल फॉर्म मिलती है और हम उसकी सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं, तो हम उसमें एस या ईएस ऐड कर देते हैं, है ना। जैसे हमें मिला प्ले, तो ये प्लूरल फॉर्म थी बेटा, हमें बॉय सिंगुलर मिला था। अब इस प्लूरल फॉर्म में हम एस जोड़कर इसको सिंगुलर बना देंगे, देख रहे हो। तो यहां ये चूंकि नाउन था तो हमने इसमें एस जोड़कर इसको प्लूरल बनाया, और ये प्ले चूंकि वर्ब है तो हमने इसमें एस जोड़कर इसको सिंगुलर बनाया। सीधी सी बात ये हुई कि सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बनाने के नियम नाउन और वर्ब में जस्ट अपोजिट होते हैं। जो नियम नाउन में चलता है उसका उल्टा होता है वर्ब में, इतना याद रहेगा। यदि किसी भी वर्ब में तुमने एस या ईएस लगा देखा तो वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी? सिंगुलर होगी, ठीक है। वैसे देखिए आपको वर्ब मिली गो, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है, समझ गए ना, क्योंकि वर्ब के भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। अब जब हमने इसमें ईएस लगा दिया तो ये हो गई सिंगुलर, ठीक। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इनका जो एग्रीमेंट हुआ था उस हिसाब से वर्ब को कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। इसलिए हम कहते हैं ही goes to school। देखो बेटा, ही सिंगुलर था हमारा, तो हमने वर्ब भी कैसी लगाई? सिंगुलर लगाई है, राइट। तो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो किया। हमने लिखा दे, तो हम लिखेंगे गो। अब हम इसमें ईएस नहीं लगाएंगे, अब हमें कौन सी वर्ब यूज करनी पड़ेगी? प्लूरल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। दे गो टू स्कूल, अब ये सही हो गया, ठीक है। तो ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं, ये 5 चीजें अब आपको याद रखनी है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपल्सरी है, ठीक है। और फिर से उससे भी पहले हम ये चीज बता दें, जितनी भी हम बातें बता रहे हैं ये सब जनरल सेंस में बता रहे हैं, ठीक है, जनरली बता रहे हैं। बाकी फिर हम जब और डीप जाते हैं ग्रामर के तो हमें नई नई चीजें मिलती हैं, है ना। अभी से आपको अपना वो छोटी छोटी बातों वाली फैक्ट्स नहीं यूज करने हैं कि सर इम्परेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं। हम पहले ही आपको क्लियर कर चुके कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जनरल सेंस हमने जो बात बताई कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। दूसरी बात, सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है इन 8 में से। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकते। ओके, तीसरी बात, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसके अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। अगली बात कि सब्जेक्ट ये नाउन होता है, तो नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस या यस जोड़ते हैं, लेकिन वर्ब का प्लूरल हमें मिलता है और उसमें हम एस या यस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। तो ये नाउन का उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना।
इसमें देख रहे हो सिंगुलर था, एस जोड़कर हमने प्लूरल बनाया, और यहाँ पर प्लूरल था उसमें एस जोड़कर हमने सिंगुलर बनाया वर्ब में। क्लियर? ओके बेटा, अब हमारी जो अगली बात है वो इससे रिलेटेड है कि ये वर्ब देख रहे हो, ये वर्ब किसमें है? एग्रीमेंट में। किसमें है? एग्रीमेंट में है। जैसे थोड़ी सी हम लोग हल्की बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ जब कोई लड़का या लड़की शादी में बन जाता है तो किस में हो जाता है? एग्रीमेंट में हो जाता है। अब वो उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही चलेगा, उसको वो सारी बातें माननी पड़ेगी जब तक कि वो एग्रीमेंट खत्म नहीं होता है। यही बात है ना? या तो डिवोर्स हो या दोनों में से कोई एक ना रहे तभी वो एग्रीमेंट खत्म होगा। ठीक है? अगर वो एग्रीमेंट में है तो इसका मतलब क्या है? वो सीमित है, सीमा में बंधी हुई है ना। अगर शादी हो रखी है दोनों की तो अब वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, दूसरे औरत से उसके कोई संबंध नहीं हो सकते, ये कानून उसको सीमा में बांध देता है। ऐसे ही जब ये सब्जेक्ट और वर्ब हमारे एग्रीमेंट में हो गए तो ये वर्ब कैसी हो गई? सीमित हो गई, बन गई ना। और किस चीज से बन गई? कि अब इसका जो नंबर है सिंगुलर या प्लूरल वो इसकी मर्जी से नहीं चलेगा, है ना? इसकी मर्जी से चलेगा क्या? अगर ये वर्ब कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने एग्रीमेंट कर रखा। अगर ये भाई साहब आलू की सब्जी पसंद करते हैं तो तुम्हें आलू की सब्जी खानी पड़ेगी, है ना? तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इनको भी सिंगुलर होना पड़ेगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इन्हें भी प्लूरल होना पड़ेगा। ये सीमा में बंध गई है, इसलिए ऐसी वर्ब को हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे बेटा? फाइनाइट, सीमा में बंधी हुई, है ना? सीमित। फाइनाइट मींस क्या होता है? सीमित। जैसे फाइनाइट रिसोर्सेस, फाइनाइट रिसोर्सेस, सीमित संसाधन, तो सीमित है, तो ये सीमित है। क्लियर? अब कोई भी सेंटेंस होगा तो हमने क्या बताया? उसमें वर्ब का होना ये पहली कंडीशन है। हमने शुरुआत आज इंग्लिश पढ़ाने की शुरुआत ही इसी की। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना कंपलसरी है। क्लियर? सब्जेक्ट तो चलो फिर भी छोड़ सकते हैं हम, लेकिन वर्ब के ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो भी कैसी वर्ब? फाइनाइट। क्लियर? लेकिन हमारा आज का टॉपिक फाइनाइट वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अगर एक रात है तो इसका उल्टा क्या होगा? दिन होगा। तो मैं फाइनाइट वर्ब समझ में आ गई? सभी को अच्छे से समझ में आ गई? फाइनाइट वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, जिसका नंबर, जिसका पर्सन सब्जेक्ट से बंधा होता है। ठीक है? जिसका नंबर और पर्सन सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग आता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर? तो अब नॉन फाइनाइट क्या होगी? उसका उल्टा, जिसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए? है ना? जैसे मान लो ये तो हो गई इसकी वाइफ, इसमें तो जोर चलेगा, इसका चलेगा ना, है ना? लेकिन अगर एक और कोई रास्ते में चलती हुई लड़की है तो उस पे जोर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि ये कैसी है? ये नॉन फाइनाइट है ना? वो कहेगी समोसा खाओ क्योंकि मुझे समोसा पसंद है, वो कहेगी दिमाग खराब है, मारूंगी एक, है ना? गोल गोल घूम जाओ, है ना? इसको समोसा खिलाओ, इसको पसंद हो या ना हो, इसको खिलाओ, मुझे नहीं, बिकॉज आई एम नॉन फाइनाइट, आई एम नॉट फाइनाइट, आई एम नॉन फाइनाइट। क्लियर? तो जिसके ऊपर सब्जेक्ट का जोर ना चले नॉन फाइनाइट, और जो वर्ब अपने सब्जेक्ट से सीमित हो। वर्ब सीमित का मतलब क्या है? उसका नंबर
सीमित मतलब क्या है? नंबर। उसका नंबर वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है। उसका पर्सन, जैसे आई है तो एम आना पड़ेगा। अब आई है तो इज नहीं आ सकती हो, उसका कितना भी मन हो वर्ब का कि नहीं आज एम नहीं आज तो इज। तो क्या दिमाग खराब तुम्हारा? मैं आई हूं तो तुम्हें क्या आना पड़ेगा? एम आना पड़ेगा। बेचारा सब्जेक्ट ही चल रही है। क्लियर? तो ये है फाइनाइट, लेकिन हमें बात करनी है नॉन फाइनाइट। आगे बढ़े? ओके। तो आज जितनी भी बातें बताई हैं ये सब याद है? अच्छा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन नहीं, नाउन या प्रोनाउन, है ना? एंड में तो अंतर आ जाएगा कि नाउन भी है प्रोनाउन भी है, दो में से कोई एक, या नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि किसी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे राम एंड I are good friends। अब देखो बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ये, इसमें नाउन भी है और प्रोनाउन भी है ना? दोनों में सब्जेक्ट में। तो नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ सकता है, लेकिन बस इसलिए आया है क्योंकि इसमें एंड है, इसलिए एंड से नाउन और प्रोनाउन दोनों को जोड़ दिया गया है। बिना एंड का प्रयोग किए ऐसे नहीं लिख सकते हो तो राम आई ऐसे नहीं लिखना है। हाँ, अगर तुम्हें करना है एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स यूज करना होगा और फिर कंजंक्शन के प्रयोग से उनको जोड़ना होगा। क्लियर? राम आई नहीं। अब आगे बढ़े तो हमें बात करनी है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स टॉपिक डाल लो और इसमें लिखो वे वर्ब्स जिनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर और पर्सन, 3 पर्सन होते हैं ना बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो किस नंबर का है, किस पर्सन का है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं आता। इंग्लिश में आगे लिखो लाइन छोड़कर, इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 है। डन? ओके। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की डेफिनेशन तुम्हें एक लाइन में लिखवा दी हमने कि वे वर्ब्स जिनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है, और जिनके ऊपर पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इस आधार पर वर्ब्स 2 प्रकार के हैं। हमने एक बार तुम लोगों को बहुत प्यार से समझाया था कि बांटने का आधार देखा जाता है। जैसे तुम लोग बैठे हो यहाँ पर, तो बांटने का आधार क्या है? हम जेंडर के आधार पर बांट रहे हैं कि कैटेगरी के आधार पर बांट रहे हैं, तो आधार के हिसाब से अलग अलग क्लास बन जाएंगी, है ना? जेंडर के हिसाब से बांटेंगे तो ये बन गया, अब कहीं कैटेगरी तो फिर ये सब अलग अलग हो जाएगा, राइट? तो वर्ब्स को भी कई आधार पर बांटा गया है। अब वर्ब अपने बाद, ध्यान से सुनो मेरी ओर, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है, इस आधार पर वर्ब्स को 2 भागों में बांटा गया। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब, नहीं आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक आधार के हो गया। अब आज हम कौन सा बेस लेकर चल रहे हैं, कौन सा आधार लेकर चल रहे हैं? कि उसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव
पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? पढ़ता है तो फाइनाइट और नहीं पढ़ता है तो नॉन फाइनाइट। क्लियर? इंग्लिश लैंग्वेज में नॉन फाइनाइट वर्ड्स टोटल कितनी है? 3। इनको रट लेना है तुम्हें आज। इतनी ज्यादा तो है नहीं कि हम याद नहीं कर सकते, बहुत ही कम है। सबसे पहले लिखो बेटा जीरन। जीरन, GERUND। The second one is infinitive. And the last one is participle. ये हमारे 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। क्लियर? You are expected to learn the names of all these non-finite verbs. First is gerund, second infinitive, and the third is participle. Okay. तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। इसका मतलब जीरंड हो चाहे इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल हो, इनके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर बना रहे चाहे प्लूरल बना रहे, उन्हें जिस रूप में आना है सो आएंगे। ओके, आइए देखते हैं। अब बेटा जो जीरंड होती है इसका कोई डिवीजन नहीं है ना? ये एक सिंगल फॉर्म में होती है। अभी बहुत सारी चीजें हम बताएंगे इसमें तुम्हें। इसको कई भागों में नहीं बांटा गया है, ना ही इन्फिनेटिव को बांटा गया है, केवल पार्टिसिपल को बांटा गया। ये 3 प्रकार की होती है ना? ये ऐसी रहेगी। हाँ, इसका जो 2 रूप कर देते हैं लोग, तो एक हो जाता है, इसको ऐसे लिख लो, जीरंड को एक हो जाता है यहां लिख लो टाइप्स। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा सिंपल जीरंड, और दूसरा हो गया तुम्हारा परफेक्ट जीरंड। बेटा ऐसा कुछ कहीं मिलता नहीं है क्या बुक्स में, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं। जीरंड को यही कहा जाता है कि इसका कोई टाइप्स होता नहीं है, लेकिन इसके 2 अलग अलग फॉर्म मिलती हैं, तो उस फॉर्म के आधार पर हम आपको टाइप बता रहे हैं। क्योंकि ये कोई इंग्लिश ग्रामर कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि इस बात को लेकर हम इस पे कंटेंशन करें, बहस करें कि इसके टाइप्स नहीं होते हैं। 2 अलग अलग रूप होते हैं और दोनों को हम 2 नाम दे दिए। एक को हमने कहा सिंपल जीरंड और दूसरे को हमने कहा परफेक्ट जीरंड। ठीक है, अभी बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा तुम्हें। दूसरा अभी टाइप्स का ही रो चल रहा है, इन्फिनेटिव। तो इसमें हो जाएगा आपका सिंपल इन्फिनेटिव, और दूसरा हो गया परफेक्ट इन्फिनेटिव। ओके, पार्टिसिपल इसमें कितने बताए हमने अभी? 3 टाइप्स बताए। पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट, सेकंड पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। थोड़ा तेज लिखते हैं, है ना, ताकि और ज्यादा बातें तुम लोगों को बता सकें। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें देखिए परफेक्ट आ गया, तो सब में हमें परफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिंपल जीरंड, परफेक्ट जीरंड, सिंपल इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो तुम्हें ऐसे याद रखना है कि जो सिंपल चला रहा है, यहाँ पर सिंपल पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल बन गया, है ना। आइए अब देखते हैं कैसे कैसे रूप बनते हैं। जो ये सिंपल जीरंड है बेटा, ये वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है। इसको ऐसे लिख लो कॉपी में, तुम्हारे में अगर स्पेस हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले कॉलम में नंबर डाल के लिख सकते हो। यहां पर ऐसे, यहां पर लिख लो इसके
फॉर्म्स में, जैसे सिंपल जीरंड है तो ये कैसे बनेगा, वर्ब में आईएनजी लगा दोगे सिंपली। क्लियर बेटा? तो ये सिंपल जीरंड कहलाएगा। हाँ, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल जीरंड। जैसे रीडिंग, डांसिंग, राइटिंग, बेदिंग, स्विमिंग, ये सब सिंपल जीरंड है। और परफेक्ट जीरंड क्या होगा, परफेक्ट जीरंड बनता है आपका हैविंग, हैव में आईएनजी लगाओगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम कहते हैं परफेक्ट जीरंड। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग बीटेन, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग रिटन, एब्सोल्युटली। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको? ओके। अब हम आते हैं इन्फिनेटिव। तो सिंपल इन्फिनेटिव की फॉर्म ऐसे बनती है, टू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से। टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। जैसे टू प्ले, टू स्मोक, टू वॉक, टू रीड, टू राइट। यहां पर था राइटिंग, यहां क्या हो गया, टू राइट। यहां था रीडिंग था तो हम उसको कहेंगे जीरंड, और अगर हमने कह दिया टू राइट तो वो हो गया इन्फिनेटिव, है ना। अब अगर आपसे कोई थोड़ा और एडवांस में पूछने लगे कि इन्फिनेटिव में भी कैसा इन्फिनेटिव है, तो आप कहोगे सिंपल इन्फिनेटिव है ना। इसमें एक और आ जाता है बेटा, वो हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, वो सब हम आपको बाद में भी चर्चा करते हुए बताएंगे। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें टू नहीं आता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मटेरियल बढ़ा देने से कंफ्यूजन बढ़ेगी केवल, तो वो हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा है, अगर उसी से समझना होता तो यहाँ जरूरत क्यों पड़ती हमारी, है ना। हमारा काम क्या है कि इजी वे में आपको समझाएं। परफेक्ट इन्फिनेटिव बेटा, परफेक्ट, जब भी तुम परफेक्ट नाम सुनो, जब भी परफेक्ट, तो तुम्हें क्या करना है, अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी है, हैव प्लस V3, ये है परफेक्ट। अपने माइंड में क्या इमेज क्रिएट करनी है, हैव प्लस V3। क्लियर? इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है बेचारी, है ना, जो सीमा में बंध रही, उसको क्या कहेंगे, बेचारी तो कहेंगे। अब वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती है ना, उसको अपने मायके भी जाना है तो किससे पूछना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट से पूछना पड़ेगा। चले जाए, नहीं जा रहा है, तो वो बेचारी इतनी सीमा में बंधी कि अपने घर भी नहीं जा पा रही है। नॉन फाइनाइट को कुछ नहीं पूछना, उसका जहां मन हो वहां जाएगी। तो ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब है, देख रहे हो, अगर ये परफेक्ट में है, परफेक्ट में ध्यान देना मेरी बात, फाइनाइट वर्ब है, परफेक्ट में है, तो आना तो ये चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि ये परफेक्ट है। लेकिन बेचारी फाइनाइट है, तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो हैव नहीं लगा सकती, फिर यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्लियर। अगर प्लूरल में है तो हैव ही आ जाएगा, लेकिन ये है तो इसी का भाई, इसी का रूप है। हैव के तीन रूप होते हैं, हैज, हैव, हैड। तो उसको इन तीन में से कोई एक चुनना पड़ेगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसे चुनेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसे चुनेगी, यदि पास्ट में है तो हैड को चुनेगी, लेकिन रहेंगे ये तीन। और इन तीनों में भी हमें फॉर्मूला किसका याद रखना है, हैव, क्योंकि मुखिया ये होता है। हैज, हैव, हैड, ये किसके रूप हैं, हैव के। हैज, हैव, हैड, ये तीनों किसके रूप हैं, हैव के। हैज के नहीं है, हैड के नहीं है, हैज, हैव, हैड, हैव के रूप है। क्लियर। तो अब जब हम परफेक्ट इंफिनिटिव बना रहे हैं तो ये आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम टू लगा देंगे, फिर क्या आएगा, हैव B3, हैव आएगा ना, और फिर क्या आ जाएगा, V3। कितना इजी है। टू के साथ जब भी हैव और V3 आए तो हम उसे कहेंगे परफेक्ट इंफिनिटिव। क्लियर। और हैविंग के साथ V3 आए तो परफेक्ट जीरंड कहेंगे। अब आ जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी,
अब बस यहीं से थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, क्योंकि वी की आईएनजी फॉर्म यहां भी है और वी की आईएनजी फॉर्म यहां भी है, लेकिन वो कंफ्यूजन रहेगी नहीं, हम रहने नहीं देंगे। फिर पास्ट पार्टिसिपल में आता है बेटा V3। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ये जो हम टेबल बनवा रहे हैं याद रहेगा तुम लोगों को? समझ जाओगे ना कि हम क्या लिखवा रहे हैं। मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ 1 नंबर डाला ना प्रेजेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल। अब इसका नाम क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो परफेक्ट में फिर एक चीज आ जाएगी, आएगी कि नहीं? तो हम इसमें लगाएंगे हैविंग प्लस V3। फिर ये रिपीट हो गया, रिपीट हो गया ना? ओके, होने दो, क्या बिगाड़ लेगा अपना। लिखिएगा। तो हमने अभी जाना कि इनके कितने कैसे कैसे टाइप्स हो सकते हैं। वैसे जीरन का कोई टाइप होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसकी शक्ल को देखकर हमने उसके 2 टाइप बना दिए। एक सिंपल जीरन कह दिया जिसमें हमें केवल वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, और जिसमें हमें हैविंग प्लस V3 मिलेगी, उसको हमने परफेक्ट जीरन कह दिया। ऐसे इन्फिनेटिव के कोई टाइप नहीं होते, बुक्स आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसे नहीं मिलेगा, पर पार्टिसिपल में मिलेगा केवल आपको। तो इन्फिनेटिव में भी नहीं होता है, लेकिन उसकी शक्ल के आधार पर हमने एक कह दिया सिंपल इन्फिनेटिव जिसमें 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और एक को हमने कह दिया परफेक्ट इन्फिनेटिव क्योंकि उसमें हैव है और वी की थर्ड फॉर्म है, तो उसको हमने परफेक्ट इन्फिनेटिव कह दिया है। पार्टिसिपल इंटर कॉलेज से पढ़ते चले आ रहे हो। पार्टिसिपल इज ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसकी फॉर्म्स ये हैं। आगे बढ़े। अब हमारे बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई वो ये है कि सर यहां पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसको आप कह रहे हो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और यहां पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसको कह रहे हो आप जीरंड है। तो दोनों की शक्ल तो एक जैसी है। अब हम पहचानेंगे कि कैसे कि ये कौन सीता है और कौन गीता है ना? तो कैसे पहचानोगे? होने के काम से। शक्ल बनी रहने दो, है ना? अब हम उनका क्या देखेंगे? काम देखेंगे, क्योंकि सीता थोड़ी झगड़ालू है और गीता थोड़ी शांत है, तो हम उनका इस हिसाब से पहचाने कि ये सीता है। तो अब हम इनका देखेंगे बेटा वर्क, काम। आ जाओ। बताएं? तो हमें इन तीनों का काम देखना है, ये काम क्या करते हैं, राइट? तो अभी केवल हम बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद इसको इरेज करके सेंटेंसेस से एक्सप्लेन करेंगे। बेटा जीरन में लिख लो तुम सीधे और सीधे काम नाउन का। जीरन किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। ये तुम्हें याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये सीधी एक फैक्ट है जिसको तुम्हें मेमोराइज करना होगा। जीरंड किसका काम करता है? नाउन का। और पार्टिसिपल ये काम करता है एडजेक्टिव का। तुम्हें ये याद करना होगा, पहला वाला नाउन का और तीसरा वाला एडजेक्टिव का, ठीक है ना? देखो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम पढ़ा रहे थे, हम हर चीज माइंड में पहले से सिस्टम से बनाए हुए कि कैसे तुम्हें बनाना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे हमने तुम्हें। सबसे पहले क्या पढ़ाया था? नाउन, फिर प्रोनाउन, और तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव। तो जो पहला है वो क्या काम कर रहा है? नाउन का। और जो पार्टिसिपल है वो काम किसका कर रहा है? ऐसे भी तुम अपने दिमाग में बैठा सकते हो। ये जीरन हमने सबसे पहले कॉलम में बनाया तो वो नाउन का काम करेगा, और पार्टिसिपल हमारी टेबल में सबसे लास्ट में है तो तीसरे नंबर वाला एडजेक्टिव का काम करेगा। क्लियर? ओके, अब बचा हमारा इन्फिनेटिव। टोटल कितने नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं? 3। तो बेचारा काम भी 3 कर रहा है। ये कितने काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। पहला, ये जीरंड की तरह नाउन का काम करता है। दूसरा, पार्टिसिपल की तरह ये
एडजेक्टिव का भी काम करता है, और तीसरा ये एडवर्ब का भी काम करता है। बहुत खूबसूरत है इन्फिनेटिव। क्यों है खूबसूरत? तीनों काम कर रहा है। जो ज्यादा काम करे वो खूबसूरत होगा ना, है ना। हमें तो काम देखना है कि निकम्मों से हमें मतलब है, हमें निकम्मों से मतलब नहीं है कि केवल बस एक काम करके बैठे हैं ये भाई साहब। जीरेड का काम कर रहे हैं, नाउन का काम कर रहे हैं, है ना। और पार्टिसिपल किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर? और इन्फिनेटिव किसका काम कर रहा है? तीन लोगों का काम कर रहा है। घर में खाना पकाता है, बाहर जाके पढ़ाता है, और शाम के आके बच्चों को खिलाता है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, he has 3 duties। क्लियर? देखो अब तुम्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ेगी। नाउन का काम क्या होता है? नाम बताना किसी का, है ना। और वर्ब क्या करता है? अभी हम सेंटेंस मतलब ये इरेज करके बताएंगे काम कैसे करता है नाउन। तो नाउन का अभी आज ही एक काम बताया है। नाउन का पहला काम क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होना। एक तो आज बताए हैं ना, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन का एक काम तो ये हो गया, क्योंकि हम बार बार प्रोनाउन नहीं बोलेंगे तो हम नाउन को पकड़ लो, क्योंकि प्रोनाउन तो उसका मौसेरा भाई है ना, उसके साथ लगा ही लगा है, तो क्यों हम बार बार प्रोनाउन बोलें। तो नाउन का पहला काम हमने आज जान लिया कि वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट। बाकी की चर्चा इसको इरेज करके करेंगे। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो इसका मतलब ये जो पार्टिसिपल है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। यही तो पढ़ के आए हम। जो इसके पहले पढ़ा है वो भूल जाएंगे क्या? नहीं, अगर भूल गए तो फिर सब बेकार हो जाएगा। एडजेक्टिव है पार्टिसिपल, इसका मतलब ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। रीजनिंग पढ़ते होंगे तुम लोग, है ना। उसमें बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस आया करते थे। कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ घोड़े घोड़े हैं, ऐसे करके आता है। हाँ, जैसे हमने कहा कि रमेश एक दर्जी है, तो वो क्या करता होगा? कपड़े सिलता होगा, है ना। क्योंकि दर्जी का काम क्या होता है? कपड़े सिलना, राइट। तो जब हमने कहा पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव है, तो पार्टिसिपल क्या करता होगा? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता होगा, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो जैसे तुमने दर्जी का काम याद रख लिया, वैसे ही बेटा एडजेक्टिव का भी काम याद रख लो कि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो भाई साहब पार्टिसिपल भी वही काम करेंगे, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। क्लियर? अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये देखने में क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन काम काहे का करेंगे? बस यही चीज तुम्हें पकड़नी है। इंग्लिश पढ़ते समय तुमने ये चीज पकड़ ली कि है प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन काम करेगा एडजेक्टिव का। ठीक है? क्राइंग बेबी, क्राइंग बेबी, जैसे हमने कहा क्यूट बेबी, तो क्यूट क्या था? प्योर एडजेक्टिव। ध्यान से समझना, क्यूट बेबी, बेबी तो नाउन हो गया, बेबी नाउन है, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? क्यूट। कैसा बेबी है? क्यूट। तो इसको तुम कहोगे शुद्ध एडजेक्टिव। इसमें तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। क्यूट बेबी, है ना, स्वीट बेबी, लवेबल बेबी, कुछ भी कहो वो शुद्ध एडजेक्टिव है। लेकिन क्राइंग बेबी, स्माइलिंग बेबी, स्लीपिंग बेबी, तो यहां पर जो स्लीपिंग है ये देखने में क्या लग रहा है? वर्ब, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो क्यूट था शुद्ध एडजेक्टिव, जिसमें हमें धोखा नहीं हो रहा था। ये है नकली एडजेक्टिव। देखने में तो पनीर जैसा लग रहा है, लेकिन पनीर ना है, थर्माकोल है। समझ गए? तो ये देखने में लग क्या रहा है? वर्ब, है ना, लेकिन है क्या? ये एडजेक्टिव। समझ गए ना बेटा? तो इसको हम क्या कहेंगे? नकली एडजेक्टिव। है एडजेक्टिव लेकिन नकली है ना, शुद्ध वाला नहीं। शुद्ध तो वही था, क्यूट, हैप्पी, ऑनेस्ट। ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से एडजेक्टिव बना है, ये हमें धोखा दे रही है। लग रही है वर्ब जैसे, लेकिन है वास्तव में वो एडजेक्टिव। हमने कहा बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन, ट्रेन की विशेषता कौन बता रहा है? बर्निंग। वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी हुई है,
जलती हुई ट्रेन। तो बर्निंग किसकी विशेषता बता रहा है? ट्रेन की। कौन सी ट्रेन? जलती हुई। जलती हुई ट्रेन। इज इट क्लियर? ऐसे हम लोगों को इंग्लिश को समझना है। तो ये तुम्हें 3 चीजें याद रखनी है कि जीरंड नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, और इन्फिनेटिव तो भाई साहब गजबई ढाई है। ये नाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, और एडवर्ब का भी काम करता है। इरेज कर दें यहां तक। चलिए अब एक एक को हम डील करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि जिस दिन तुम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझ लिया, तुम्हें खुद इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इंग्लिश पढ़ने का, कि सर अब तो समझ में आने लगी, अब हम इसको पढ़ेंगे। जैसे होता है ना, हमें हारमोनियम थोड़ी सी बजाने आने लगे तो फिर बजाने का मन करता है ना। जब तक नहीं आ रही है तो बोरिंग लगती है। ओके, अब हम बात करते हैं जीरंड की। बेटा जीरंड एक क्या है? सबसे पहली चीज नॉन फाइनाइट वर्ब। हम एक एक बात करेंगे इसके बारे में। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। ये दो तरीके की होती है, उसका चेक हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये किससे बनती है? वर्ब में आईएनजी लगाने से। ये इसका रूप है। जब भी तुम वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखोगे तो उसे क्या बोलोगे? जीरंड। और वो तो अलग बात होगी ना कि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो सिंपल जीरंड, परफेक्ट जीरंड, कैसी जीरंड है, वो तो बात की बात हो गई। लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीरंड बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये किसी भी सेंटेंस में काम किसका करती है? नाउन का काम करती है ना। नाउन का काम करती है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें कि रमेश एक दर्जी है, तो रमेश क्या काम करता है? कपड़े सिलता है। क्योंकि तुम्हें पता था कि दर्जी का काम होता है कपड़े सिलना, जो टेलर होता है वो कपड़े सिलता है ना। अब हमने कहा जीरंड एक नाउन है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि नाम बताएगा? नहीं बेटा, वो तो नाउन की पहचान थी। शांत हो जाओगे थोड़ी देर। वो नाउन की पहचान थी कि नाम बता रहा है। काम क्या करता है? नाउन किसी सेंटेंस में काम क्या करता है? यस, हमें इसका वर्क देखना है। समझ गए ना? तुमने पहचाना, जैसे राम है, राम नाम बता रहा है, पहचान गए ये नाउन है बस। लेकिन सेंटेंस थोड़ी बन गया राम। तुमने देखा कि राम किसी का नाम बता रहा है। महोबा, ये महोबा शब्द किसी जगह का नाम बता रहा है, ये नाउन है, पहचान लिया तुमने। लेकिन इससे इसका काम थोड़ी पता चला। हमें तो क्या जानना है? उसका काम जानना है। जैसे हमने जाना दर्जी का काम होता है कपड़ा सिलना, ऐसे ही हमें ये जानना होगा कि नाउन का काम क्या होता है। उसकी अभी हम चर्चा करेंगे, काफी डिटेल में जानना होगा तुम्हें। क्लियर ना बेटा? हम कोई एक ऐसी पोस्ट बता दें जिसका तुम्हें काम ही पता ना हो और फिर कहें बताओ ये क्या है, तो तुम बता पाओगे? नहीं ना। तो जब हम कह रहे हैं कि जीरंड एक नाउन है तो इसका क्या मतलब हुआ? तुम कहोगे कि सर पहले हमें नाउन का काम समझा दीजिए, नाउन काम क्या करता है। तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि जीरंड क्या करता होगा। समझ जाओगे कि नहीं? रमेश वाला एग्जांपल दिया ना, हमें नहीं बताना पड़ा कि रमेश क्या करता है, तुम समझ गए कि रमेश कपड़े सिलता होगा क्योंकि वो दर्जी। तो ऐसे ही नाउन जान गए, लेकिन आज जिनको मालूम होगा नाउन क्या काम करता है वो समझ जाएंगे। नहीं मालूम है तो आज समझोगे तुम नाउन का काम क्या होता है। बेटा इसके कई काम होते हैं, वो सब तुम्हें नोट करने हैं। इसी के सामने नोट कर लो, क्योंकि अलग से हम टॉपिक नहीं शुरू करने वाले हैं, नहीं तो हमारा जीरंड छूट जाएगा। नाउन का पहला आज ही बताया है, बताओ क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू ए वर्ब। किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा, है ना। बेचारी एग्रीमेंट की है तो उसका सब्जेक्ट तो होगा कोई ना कोई, तो ये सब्जेक्ट बन के आता है नाउन। दूसरा इसका काम क्या है? ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। पहले हम काम बता दे रहे हैं, फिर एक चैप्टर बताएंगे, है ना।
ताकि तुम सब भूल ना जाओ आपस में। तीसरा काम इसका होता है बेटा ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन, और इसको तुम लोग याद कर लेना। ये याद हो गया, इंग्लिश काफी इजी लगने लगेगी तुम्हें। ये सब्जेक्ट का काम करता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा या ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो हो गए, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का, एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ना बेटा, क्या बताया था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, ही हो सकता है। ऐसे ही ये बात भी जान लो कि किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। क्लियर? ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आता? तो ये चार काम तुम्हें याद रखने। नाउन के ये चार काम, वो या किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा, या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर वो किसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने पहले वाला लिया, मोहन lives here। देखो यहां पर बेटा, तुमने पहचाना कि मोहन यहां पर क्या है, नाउन है। पहचाना ना, कैसे पहचाना, ये नाम बता रहा है, ये तो हो गई पहचान। क्लियर? अब हमें देखना है इसका काम। तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हमने पहले पहचाना ये नाउन है और इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है। तो नाउन सब्जेक्ट होता है किसी वर्ब का, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। देख रहे हो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ कैसी वर्ब आई है, सिंगुलर वर्ब। पहला काम देख लिया तुमने, कोई दिक्कत यहां पर? ओके, दूसरा लेते हैं, आई टीच मोहन। अब देखो, हमने तुम्हें बताया था कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। इसमें नाउन था, इसमें प्रोनाउन हो गया, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्लियर? ये हो गई हमारी वर्ब। कैसी वर्ब है, कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है ना, प्लूरल वर्ब है। अब एक मजेदार बात है, ये मैं बहुत पहले से मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रही है जानने की, और मुझे आज तक इसका आंसर नहीं मिला है, ना मुझे इसका कुछ जवाब दे पाया है। यहां पर देख रहे हो बेटा, आई सब्जेक्ट है, और आई कितने होते हैं, मैं कितना हूं, एक ही हूं ना। तो मैं सिंगुलर हुआ, प्लूरल हुआ, सिंगुलर हुआ ना। लेकिन ये तो कैसी वर्ब आ गई, प्लूरल आ गई, है ना। तो लोग जब इसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि ये एक्सेप्शन है। मैंने भी एक्सेप्शन मान के इसको आगे बढ़ गया, है ना। कौन पीछे पड़े, ये सिंगुलर, मुझे तो सिंगुलर लग रहा है देखने में, एक ही लोग है आई, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब नहीं आ रही है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर टीचर्स होना चाहिए था, इसे भी सिंगुलर होना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पर आई को क्या माना जा रहा है, प्लूरल माना जा रहा है। माने आ रहे हैं, चलो माने आ रहे हैं। मुझे इसका कारण नहीं मिला, क्योंकि मुझे इच्छा होती है हर चीज का लॉजिक जानने की। हाँ सर, ये मेन चीज तो सर ये चीज तो यू में भी अप्लाई हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल, आई और यू दोनों, ये दोनों मेरी लिस्ट में डले हुए हैं कि जब हम यू को प्लूरल के सेंस में यूज करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन हम मान लीजिए केवल इनसे बात कर रहे हैं तब तो ये सिंगुलर हुए ना, फिर हम उसके साथ प्लूरल वर्ब क्यों यूज करते हैं। आई नेवर गॉट इट्स आंसर, है ना, मुझे आंसर नहीं मिला है। चलो, तो आई के साथ हम कैसी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, है ना। इसको ऐसा पढ़ाया जाता है और इसको ऐसे पढ़ लो तुम लोग। आई टीच,
अब किसको पढ़ाता हूं? मोहन को पढ़ाता हूं। बेटा ये नाउन है और यहां पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये किसका ऑब्जेक्ट है? इस वर्ब का। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब का है या प्रेपोजिशन का है? क्वेश्चन उठ रहा है ना, हम सर कैसे जानेंगे? आपने तो बता दिया कि ये और इसका है, इसका है। देखो बेटा, वर्ब में तुम्हें लगाना है व्हाट या हूम। क्या लगाना है? दो चीज। क्वेश्चन व्हाट या हूम। ओके, किस में लगाओगे? वर्ब में लगाओगे। क्लियर? तो जो आंसर तुम्हें मिले वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे व्हाट डू यू टीच? आई टीच इंग्लिश। whom do you teach? I teach my students. क्लियर? क्या पढ़ाते हो? किसे पढ़ाते हो? तो what या whom से जो आंसर निकल कर आता है उसे हम उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो, जब तुमने कहा I go to college, क्या जाते हो? मिलेगा आंसर? कहां जाते हो, है ना? केवल व्हाट और हुम यही दो अलाउ है। ये नहीं कि कुछ भी वेयर भाई बहन है, ये नहीं। इधर केवल व्हाट और हुम। तभी और इसी से तुम पहचान सकते हो कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव। व्हाट या हुम लगाने पर तुम्हें आंसर मिले तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर आंसर ना मिले समझ जाओ वो इंट्रांजिटिव है। जैसे मैंने कहा आई स्लीप ऑन माई बेड, आई स्लीप ऑन माई बेड, तो क्या सोते हो? किसको सोते हो? आंसर मिल रहा है? क्या सोते हो? किसको सोते हो? आंसर नहीं मिला ना, इसका मतलब स्लीप इंट्रांजिटिव। क्लियर? इस तरीके से तुम अंदाजा लगा सकते हो। जैसे मैं कहूं आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, क्या लिखते हो? मिल गया आंसर। तुम क्या लिखते हो? लेटर, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, आई रीड अ नॉवेल, क्या पढ़ते हो? नॉवेल पढ़ते है ना। द टीचर इज बीटिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर इज बीटिंग द स्टूडेंट्स, क्या पीट रहा है? नहीं आंसर मिला। किसको पीट रहा है? किसको पीट रहा है? इसका मतलब बीट। इज इट क्लियर नाउ बेटा? ओके, तो जब तुम वर्ब में व्हाट या हुम लगाओ और उसका जो आंसर निकल कर आएगा वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब तीसरा, तो ये नाउन है और किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट हुए वर्ब। अगला सेंटेंस लेते हैं। ही गोज टू स्कूल। ध्यान से देखो यहां पर बेटा, स्कूल यहां पर क्या है? पहचानना है इसका। तुम पहले तो पहचानो ये क्या है इनमें से? नाउन है। वेरी गुड। नाउन नाम बता रहा है एक बिल्डिंग का जहां पर पढ़ाई कराई जाती है, उसे हम स्कूल कहते हैं। उसका नाम क्या है? स्कूल। ये नाउन है, ये हमने पहचान लिया और अपने माइंड में बैठा लिया। अब देखो ये काम क्या कर रहा है? ये इस प्रेपोजिशन के बाद आया है ना। यहाँ पर प्रेपोजिशन लगा है टू और उसके बाद आया है स्कूल, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है? इस प्रेपोजिशन का। क्लियर? तो आज जो तुम सबसे इंपॉर्टेंट बात सीख कर यहां से जाओगे वो ये है कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जब कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन तो पहचान ही लेते हो, टू, इन, ऑन, बिसाइड, बिसाइड्स वगैरह वगैरह, है ना। बहुत सारे होते हैं, इन, एट, ऑन, बाय, फॉर। तो ये सब जो प्रेपोजिशंस है इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। समझ गए? वो इसका क्या है? ऑब्जेक्ट, इसका गुलाम है। आगे बढ़े। अब आखिरी क्या बचा हमारा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आज इसको बेटा तुम लोग, क्योंकि हम इतना डिटेल में तो नहीं बताएंगे तुम लोगों को,
क्योंकि टाइम नहीं है, वरना जीरण की बात रह जाएगी। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? जीरण। हमें तो जीरण की बात करनी है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आज घर से पढ़कर आना, बड़ा मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में। बस हम तुम्हारी क्यूरियोसिटी यहां से जगाएंगे, क्या पढ़ना है तुम्हें, क्या देखना है। क्लियर? ओके। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आती है? वर्ब, है ना। अब मान लो सब्जेक्ट हो वो वर्ब हो और हम यहीं पर बात अपनी खत्म करना चाहें, हम यहीं पर बात अपनी खत्म करना चाहें तो क्या खत्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कब? जब हमारा जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव, जब हमारी वर्ब इंट्रांसिटिव हो। जैसे हम कहें ही स्लैप्ट, ही स्लैप्ट, वो सो गया तो सो गया, है ना, क्या करें हम। तो ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना आए और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, फुल स्टॉप। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, कुछ, और उन्हीं वर्ब्स को हमें जानना है आज यहां पर। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं कि अगर वो आ गई यहां पर तो फिर हमारा सेंटेंस हो जाएगा अधूरा। फिर वो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा बेटा? अधूरा हो जाएगा। हम एक एक करके सबकी लिस्ट बनाएंगे यहां पर। सबसे पहली तो वो वर्ब है बी। सबसे पहली कौन सी है? बी। बी के कितने रूप होते हैं? 5। वेरी गुड। एज, एम, आर, वाज, वर। तुम सब्जेक्ट के बाद बी लगा दो तो तुम्हारी बात अधूरी रह जाएगी। जैसे मैं कहूं यू आर, हो गई बात पूरी? यू आर, अब तुम ऐसे देखोगे, है ना, क्या? सर जी बोलो, आगे बोलो, यू आर, है ना। तो हमें कुछ बोलना पड़ेगा और हम जो कुछ बोलेंगे वो क्या करेगा? हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। क्लियर बेटा? तो हम क्या बोलेंगे? कोई नाउन बोलेंगे, कोई नाउन बोलेंगे ना। यू आर माई स्टूडेंट, ही इज ए डॉक्टर, आई एम अ टीचर। तो हम कोई नाउन बोल रहे हैं ना, टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, ये सब नाउन है और काम क्या कर रहे हैं? इस सेंटेंस को पूरा करने का। इसलिए हम इसको कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गई बात बेटा? किसको पूरा कर रहे हैं? सब्जेक्ट को पूरा कर रहे हैं। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, इनकी पूरी लिस्ट है। जैसे मान लीजिए एक और वर्ब है सीम्स, या सीम कह लो, है ना, सीम। अब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो एस लगा देना यहां पर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मत लगाना, है ना। एग्रीमेंट तो याद रहेगा कि भूल जाओगे? कि सर जी एग्रीमेंट बताए तो आपको 1 घंटा हो गया, खत्म बात। नहीं बच्चा, ऐसा मत नहीं, एग्रीमेंट तो रहेगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट जब हम नहीं थे, जब हमारे बाप दादा नहीं थे, उसके पहले वो समझौता हो गया और इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जब तक वर्ब बिगड़ ना जाए, है ना। वर्ब बिगड़ गई किसी दिन, भड़क गई सब्जेक्ट पे, बहुत हो गया, तो उस दिन भले ही टूट जाए, है ना। क्योंकि आजकल बहुत तोड़ा जा रहा है, इंग्लिश को भी बहुत बर्बाद किया जा रहा है। देखते हो ना, जैसे सिस्टर को सिस कहने लगे हैं, है ना, और हाँ ब्रो, ये तो बहुत कुछ है। अब एक दिन है ना, एक मैं जब बहुत पहले की बात, जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाता था तो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया टीसी, है ना। मैंने कहा टीसी कटवानी है तो ऑफिस में जा, है ना। वो कह रहे टीसी सर, तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा अगर तुझे टीसी कटवानी ही है तो ऑफिस में कांटेक्ट कर, टीचर को क्यों कांटेक्ट कर रहा है? तो बाद में कह रहा है नहीं सर मैं टेक केयर कह रहा हूं, है ना। सो उसने एक नया शब्द ही क्रिएट कर दिया, टीसी। हम सोचे कि ऐसा तो कोई डिक्शनरी में वर्ड है नहीं, हाँ जीएल लिख देते हैं। अब एक ये शब्द होता है ASAP, है ना, as soon as possible, तो बहुत इंग्लिश का मर्डर हो रहा है बेटा। देखो सीम, तो सीम अब हम जब कहें
कोई प्रतीत होना, सी मीन्स क्या होता है? लग रहा है। प्रतीत होना। अब मान लीजिए कोई एक सफेद कोट पहन कर आ जाए, उसके गले में स्टेथोस्कोप डला हो, तो कैसा प्रतीत हो रहा है? डॉक्टर। हाँ। यू सीम लाइक यू सीम अ डॉक्टर। यू सीम, अगर इतना बोलोगे तो ये सेंटेंस कैसा है? अधूरा। तुम प्रतीत हो रहे हो या तुम प्रतीत होते हो, ये सेंटेंस पूरा हुआ क्या? नहीं। यू सीम अ डॉक्टर, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बड़ी पागलपंती वाली बातें करता है, तो तुम जब वो चला गया तो तुम अपने फ्रेंड से क्या कहोगे? ही सीम्स ए जोकर, है ना। मुझे तो वो एक जोकर प्रतीत होता है, पता नहीं तुम कैसे उससे बात कर लेती हो। ही सीम्स अ जोकर। क्लियर बेटा? तो ऐसे सीम के साथ भी हमें क्या लगाना होता है? कॉम्प्लीमेंट लगाना होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है? नाउन बनता है। ठीक, आगे अभी केवल नाउन ही नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। बिकम, गेट, ग्रो, बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाया जाता है ना। जैसे हम कहते हैं ना बिकम, ही बिकेम एन IPS, ही बिकेम एन IPS, वो बन गया। तो तुम कहोगे ना सर पूरा तो करो वाक्य, वो बन गया। क्या बन गया? ही बिकेम एन IPS। तो एन IPS यहाँ पर बेटा क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर नाउ? ओके, अब ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, देखो सब्जेक्ट नाउन के कितने काम हमने तुम्हें बताए? 4। सब्जेक्ट होना केवल नाउन हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता, नाउन या उसका मौसेरा भाई प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट चाहे वो वर्ब का हो चाहे प्रेपोजिशन का हो, नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। क्लियर? और कोई नहीं हो सकता। फिर हमने क्या बताया? नहीं, वो ऑब्जेक्ट में हमने शामिल कर दिया बेटा। ऑब्जेक्ट चाहे वर्ब का हो चाहे प्रेपोजिशन का हो, वो केवल कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन, और कोई नहीं हो सकता, है ना। और किसी को ये राइट नहीं मिला। अब बात आई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसका एक कॉम्पिटिटर आ गया। कॉम्पिटिटर मतलब ये तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक आदमी कह रहा है मैं बने हो, है ना। जैसे तुम कहते ना जब मम्मी पापा कजरी को मेला देखने जा रहे ना, पापा महू चले हो, है ना, मोरों को देख रहे मेला। तो ये एडजेक्टिव है ना। ये अपने पापा की विशेषता बताता था, लेकिन आज कह रहा है पापा तुम जा रहे हो मेला देखने, मैं भी चलूंगा। मतलब अगर आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं तो मैं भी करूंगा। क्लियर? समझ में आ गई बात ना? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन तो करता ही करता है, साथ ही साथ एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। आप कहोगे सर समझाओ। अभी हमने थोड़ी देर पहले कैसे समझाया? आई एम ए टीचर, तो आई एम यहां पर था, भी आई हो गया सब्जेक्ट। अब आई एम सेंटेंस अधूरा हो गया। मैं हूं ये बात पूरी नहीं हुई है। फिर इसमें हमने जोड़ा एक टीचर क्या है बेटा? नाउन। तो नाउन ने इस सेंटेंस को पूरा किया। तो नाउन यहां पर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी का हम एक और सेंटेंस लेते हैं। आई एम हैप्पी, आई सब्जेक्ट है, बी एम हो गया, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी, हैप्पी पूरा कर रहा है सेंटेंस को। हैप्पी क्या कर रहा है? सेंटेंस को पूरा कर रहा है। तो ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। भाई हमें तो ये देखना है कि कौन वाक्य को पूरा कर रहा है, कौन वाक्य को पूरा कर रहा है। वहां पर ए टीचर, ए डॉक्टर ये पूरा कर रहे थे, तो नाउन हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पर हमने पाया कि एडजेक्टिव पूरा कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। हमें एडजेक्टिव से कोई दुश्मनी थोड़ी है कि दुश्मनी? नहीं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन कौन हो सकता है बेटा? नाउन और एडजेक्टिव। लेकिन क्या एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है?
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो नाउन के काम समझ में आ गए? अब बता सकते हो कि जीरंड क्या काम करेगा? जीरंड एक नाउन होता है, तो जीरंड क्या काम करेगा? सब्जेक्ट ये किसी सेंटेंस का, सब्जेक्ट हो सकता है, ये किसी वर्ब का, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये किसी प्रेपोजिशन का, सब्जेक्ट या ये सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन की यही काम है। और जो नाउन के काम तो सब तुझको समर्पित है ना। जैसे होते हैं ना कि हम मान लो इस कॉलेज में हैं, अब ये कहें कि सोवित जी आप कल से प्रिंसिपल है ना, तो फिर मुझे क्या जानना होगा कि प्रिंसिपल के काम क्या होते हैं। मुझे आज ही से नींद नहीं आएगी कि कल मैं प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल होने का मतलब ये थोड़ी है कि बस अब हम कल से घूमेंगे बढ़िया, है ना, और तने तने घूमेंगे कि हाँ नाउ आई एम ए प्रिंसिपल सो आई हैव टू गिव ऑर्डर्स ओनली। नहीं, मुझे प्रिंसिपल के काम जानने होंगे, क्योंकि वो सारे काम मुझे करने हैं। तो जब हमने कहा कि बच्चा तुम नाउन हो, तो अब जीरंड ने तुरंत ये जाना कि नाउन के काम क्या होते हैं। तो उसको पता चला कि इसका पहला काम तो है सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट होना, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना या सब्जेक्ट का होना। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। अब आ जाओ, बस यही तुम्हारा टॉपिक खत्म होने वाला है जीरंड का। तो पहला एग्जांपल है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। बेटा स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहां पर वर्ब कौन है? इज। वर्ब के पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। एसवीओ याद है ना? ये वर्ब है, उसके पहले आया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की शक्ल देख रहे हो कैसी है? आईएनजी लगी है उसका, है ना। तो ये असली नाउन है या नकली नाउन है? नकली नाउन है। तो नाउन क्यों है ये नाउन? क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर है। पूरा लॉजिक बैठाओ। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसकी जगह पर है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट केवल कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इसका मतलब भाई साहब ये क्या बना बैठा यहाँ पर? नाउन, लेकिन नकली वाला नाउन है ना। राम होता, मोहन होता तो असली नाउन, ये नकली नाउन है। देखने में वर्ब है लेकिन काम कर रहा है। ठीक है ना बेटा? तो ये है यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह पर कौन आ सकता है? नाउन। अब ये बताओ, ए गुड एक्सरसाइज ये क्या है? वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम बेटा? योर नेम? अश्विन। अश्विन, गुड। जो हम बातें बता रहे हो तुम्हें समझ में आ रही है। देखो नाउन अभी क्या बताया था तुम्हें? पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद बी होगी, और फिर तुम्हारा वाक्य अधूरा हो जाएगा, है ना। यही बताया था तुम्हें। तो देखो स्विमिंग इज, अगर तुम केवल इतना बोलोगे स्विमिंग इज, तुम्हारा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया। अब तुम्हें इसको पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट यूज करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। तो हमने ये यूज किया, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, है ना। तो यहां पर देखो एक्सरसाइज ये नाउन है, ये नाउन है एक्सरसाइज। इसकी विशेषता बताने के लिए क्या आया? एडजेक्टिव, और ये आर्टिकल आया है। तो अब यहां पर ये जो नाउन देख रहे हो, इसमें कितने शब्द हो गए? 1 2 3। तो हम इसको नाउन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? जब एक शब्द है तो नाउन, और एक से ज्यादा शब्द हो गए तो नाउन फ्रेज। एक शब्द है तो नाउन, और एक से ज्यादा हो गए तो ऐसे ही ध्यान देना। फिर से सुनो, एक शब्द है तो जीरंड, और एक से ज्यादा शब्द हो गए तो जीरंड फ्रेज।
जीरंड फ्रेज। एक शब्द है तो प्रेपोजिशन, एक से ज्यादा शब्द हो गए तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। एक शब्द है तो एडवर्ब, एक से ज्यादा शब्द हो गए तो एडवर्बियल फ्रेज। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हमने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन है ना, इन द ईस्ट। अब एक और मजे की बात जान के जाओ यहां से। जरूरी नहीं है, प्रीपोजिशनल तो फ्रेज है ही है, लेकिन ये और कुछ भी हो सकता है। हम देखेंगे काम किसका कर रहा है तो पता चला एडवर्ब का काम कर रहा है, तो एडवर्बियल फ्रेज भी है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, एडवर्बियल फ्रेज भी है। और तुम कहोगे सर इसमें तो ईस्ट नाउन है, तो तुम इसे नाउन फ्रेज भी कह लो। जैसे हमने यहां पर कहा ना एक गुड एक्सरसाइज, तो नाउन के आधार पर तो कह दिया। तो इसके ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, बस ये ध्यान रखना है कि जब कई सारे शब्द 2, 3, 4, 5 शब्द मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ना हो, तो हम उसे फ्रेज कहते हैं। ठीक है ना बेटा? तो यहां पर ये पूरा एक गुड एक्सरसाइज एक फ्रेज हो गया जिसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। तो यहां पर जीरंड किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। क्लियर? एक और एक सेंटेंस देखो, रीडिंग बुक्स कैन improve your knowledge. Reading books can improve your knowledge. बताओ बेटा, यहां पर जीरंड क्या है? Reading books can improve your knowledge. अब देखना, यहां से तुम्हें ग्रामर की बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। देखो, कैन यहां पर बेटा क्या है? मॉडल है ना। इम्प्रूव क्या है? मेन वर्ब। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वर्ब फ्रेज बनाएंगे ना। एक से ज्यादा शब्द हो गए तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ब फ्रेज। एक होती तो वर्ब, और 2 हो गए तो वर्ब फ्रेज हो गया, जिसमें से एक मॉडल वर्ब है और एक मेन वर्ब है। यहां तक कोई दिक्कत? उस वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। अब ये क्या है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या इंप्रूव कर सकता है? व्हाट। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाना है तुम्हें? व्हाट या कौन से? व्हाट इंप्रूव योर नॉलेज। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस वर्ब का। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको देखो, रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहां बैठी है? सब्जेक्ट की जगह पर बैठी है। इसका मतलब ये नाउन है। क्या है बच्चा? ये नाउन है। अब तुम कहोगे सर ये बुक्स क्या है? बुक्स इसकी विशेषता बता रहा है, क्वालिफायर है। क्या कर रहा है? क्वालिफायर है, मतलब एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव नहीं है। देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को जानना। समझ लो पहले इसको। तुम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो, इसको मॉडिफायर भी कह सकते हो, क्वालिफायर भी कह सकते हो। समझना है। देखो, अभी हमने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बताया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताया ना। क्या कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटा? सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल। वेरी गुड। अब तुम्हें आज ये सीख के जाना है यहां से कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमेशा सिंगुलर होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जब नाउन का काम करती हैं तो सिंगुलर होती है। नाउन का काम कौन कौन करता है? या तो जीरंड करता है या इन्फिनेटिव करता है। पार्टिसिपल तो करता नहीं। पार्टिसिपल तो एक तरह से एडजेक्टिव है ना। तो जब भी ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ये कैसा रहेगा? हमेशा सिंगुलर। ओके। अब मान लो तुम्हें एग्जाम में पूछ लिया जाए हैज या हैड इंप्रूव योर नॉलेज। रीडिंग बुक्स हैज लगाओगे या हैव लगाओगे? इंप्रूव योर नॉलेज। रीडिंग बुक्स
हैज लगाओगे या हैव लगाओगे? दो ऑप्शन दिए गए थे। इम्प्रूव योर नॉलेज है, हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव, है ना? और तुम अपना एक क्वेश्चन गलत कराओगे। ध्यान से सुनो, यहां पर बिल्कुल तुम अपना जो दिमाग दौड़ा रहे हो बिल्कुल सही दौड़ा रहे हो, लेकिन आज हम बताएंगे और तुम जिंदगी में फिर दोबारा कभी गलत नहीं करोगे। तुमने देखा कि बुक्स प्लूरल है ना, और तुमने तुरंत धड़ास से मार दिया हैव को, और वहां से ऐसे निकलोगे एग्जाम हॉल से बाहर बिल्कुल सही करके आए, है ना? फिर जब रिजल्ट आएगा, यार सही तो सब करके आए थे, है ना? सिलेक्शन पता नहीं क्या ही भाव बुक्स लगोगे हमने हैव। देखो यहां सेंटेंस क्या कह रहा है? तुम्हारी नॉलेज को इंप्रूव किया है। किसने इंप्रूव किया है? किताबों ने नहीं, पढ़ने ने, किताबों ने इंप्रूव नहीं किया है। किताबें हमारे कमरे में 50 रखी हैं, वो हमारा नॉलेज इंप्रूव कर देंगी क्या? कैसे इंप्रूव होगा हमारा नॉलेज? पढ़ने से। रीडिंग ने इंप्रूव किया है, बुक्स ने इंप्रूव नहीं किया है। ऐसे अगर बुक्स इंप्रूव करने लगे ना तो हम तो लाइब्रेरी में जाके बैठ जाए ऐसे थोड़ी देर, यार मेरा नॉलेज इंप्रूव हो रहा है। क्लियर? So the real subject here is reading. यहाँ पर वास्तविक सब्जेक्ट क्या है? रीडिंग, ना कि बुक्स। रीडिंग ने इंप्रूव किया है। और नॉन फाइनाइट वर्ड्स कैसी होती है? सिंगुलर। क्या लगाओगे? हैज। अब भूलोगे कभी? ओके, जैसे हमने एक सेंटेंस दिया, टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। बहुत सारी बातें रहने पे तब बताने को टाइम खत्म होता जा रहा है। हो गया? जाना है क्या घर? इज लगाओगे या आर लगाओगे? अब बताओ। इज वेरी या आर वेरी डिफिकल्ट? आसान लगा दिमाग अपना। टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस इज या आर? इज आएगा पक्का? अब गलती नहीं होगी। लैंग्वेजेस पे नजर नहीं डालनी है। न्यू लैंग्वेजेस डिफिकल्ट नहीं है, उनको सीखना डिफिकल्ट है। ये सेंटेंस ये कह रहा है कि न्यू लैंग्वेजेस को सीखना डिफिकल्ट है। तो न्यू लैंग्वेजेस पे तो जोर है ही नहीं, जोर है सीखने में। क्लियर? तो यहां पर टू लर्न के हिसाब से आएगा हमारी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट के हिसाब से, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में से सिंगुलर होती है। सर ये जो न्यू लैंग्वेज है ये कॉम्प्लीमेंट है? कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सर कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान ना देके हमको जो फर्स्ट सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने कहा टू लर्न, सीखना, तो ये अधूरा सा लग रहा है ना? सीखना व्हाट? क्या सीखना भाई? टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। क्लियर? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े? ओके, तो ये तो हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। ये दोनों नंबर 1 हो गया सब एज ए सब्जेक्ट। अब नंबर 2 डालो। नंबर 2 में क्या आएगा? एज एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट देखेंगे हम लोग। सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं। आई लाइक स्विमिंग। आई लाइक स्विमिंग लिखो बेटा। जो दूसरा काम है, दूसरा काम सबको याद होगा। हाँ सर, हाँ बस छोड़ने वाले। ओके बेटा, आई लाइक स्विमिंग। हमारी राइटिंग बहुत बढ़िया है ना? हम पढ़े या खुदा पढ़े। आई लाइक स्विमिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई। सब्जेक्ट केवल कौन हो सकता है? नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन। बिल्कुल सही बात है ना? ये क्या हो गई? वर्ब। इसमें एक ही शब्द है, इसलिए हम इसको वर्ब फ्रेज नहीं कहेंगे। दो से ज्यादा, एक से ज्यादा होती तब हम वर्ब फ्रेज करते हैं। जैसे हम कहते हैं हैज बीन डांसिंग, तो ये हो गई वर्ब फ्रेज, हैज बीन डांसिंग। ये तीनों मिलकर हो गई, है तो वर्ब, तीनों वर्ब है, लेकिन एक से ज्यादा है तो वर्ब फ्रेज, और एक ही है तो वर्ब। सिंपल, इसको फ्रेजेस कहने की जरूरत नहीं है। अब
ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगता है बेटा? व्हाट या whom लगाने पर। तो हमने कहा आई लाइक स्विमिंग, तो व्हाट डू आई लाइक? स्विमिंग। मैं क्या पसंद करता हूँ? स्विमिंग पसंद करता हूँ। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया? वर्ब। ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर केवल कौन आ सकता है? नाउन या प्रोनाउन, है ना? यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। आई लाइक स्विमिंग। सर एक डाउट था बोलो। सर ये कह रहे थे जैसे आपने लिखा आई लाइक स्विमिंग, तो सर इसमें आई लाइक टू स्विम भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। आई लाइक टू स्विम है, हाँ फिर इन्फिनेटिव सेम चीज तो आएगी। तुम जीरंड अच्छे से समझ लो बच्चा, इन्फिनेटिव हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि नाउन फिर हमें किसमें मेहनत करनी पड़ेगी? उसका एडजेक्टिव वाला काम समझाने में और एडवर्ब वाला काम समझाने में, क्योंकि नाउन वाला तुम समझ गए ना सब यहाँ पर। बस जहां पर जीरंड है, जैसे हमने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग सब्जेक्ट की जगह पर बैठा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो क्या हो गया? नाउन। और नाउन का काम कौन करता है? जीरंड। पार्टिसिपल नहीं हो सकता ये, समझ गए ना? क्योंकि पार्टिसिपल क्या होता है? एडजेक्टिव। क्लियर ना? ओके बेटा, एक और सेंटेंस लिखो इसी में, बस ये सेंटेंस समझा देंगे फिर उसके बाद खत्म करते हैं। अगर बोर हो रहे हो तो अभी खत्म कर दें। सी इंजॉयड dancing. She enjoyed dancing. बताओ बेटा यहाँ पर डांसिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? एंजॉय। क्या एंजॉय किया? क्या एंजॉय किया? डांस। उसने डांसिंग को एंजॉय किया, है ना? ऑब्जेक्ट हो गया। और किसका ऑब्जेक्ट हो गया? इस वर्ब का। किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट केवल कौन हो सकता है? नाउन। नाउन या प्रोनाउन हो सकता है ना? इसका मतलब ये जीरंड है। ये क्या है? जीरंड। जीरंड यहां पर एक ऑब्जेक्ट हुए वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर? चलो तीसरा लेते। तीसरा क्या हमने बताया था? ऑब्जेक्ट हुए प्रेपोजिशन। I thanked him for helping me. I thanked him. Thank माने धन्यवाद देना। ये सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गई? इसकी वर्ब हो गई। कैसी वर्ब है? फाइनाइट या नॉन फाइनाइट? सब्जेक्ट के साथ जो रहती है वो फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है? फाइनाइट है। पहचान लोगे ना? हाँ, स्टेशन में जाओगे, एक गमछा डाले आदमी चल रहा है, उसके पीछे पीछे एक औरत चल रही है, तो वो कौन होगी उसकी? हाँ, उसकी पत्नी होगी। ऐसे मतलब सोच सकते हो। तो ये सब्जेक्ट के साथ जो रहती है वो फाइनाइट वर्ब है। ये सीमा में बनी हुई है इसके साथ। ठीक। एक वर्ब और हमें दिख रही है यहाँ पर, हेल्पिंग, है ना? अभी एक एग्जाम्पल से और समझेंगे। तो मैंने उसका धन्यवाद दिया, काहे के लिए? फॉर प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है ना? फॉर क्या हो गया? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आया? हेल्पिंग आया। तो ये इसका क्या है बेटा? प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। और किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन। इतनी बातें जो अभी हम शुरुआत से लेकर अभी तक समझाते चले आ रहे थे, सबको तुम्हें एक मोती की तरह पिरोना होगा, तब ये बातें समझ में आएंगी। ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद कोई शब्द आएगा तो वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। कोई भी शब्द आए, अभी तुम ये देखो ही मत कि हेल्पिंग लिखा है, मोहन लिखा है, रमेश लिखा है, मी लिखा है, क्या ये मत देखो। तुम ये समझो कि प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई शब्द आएगा तो वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ये इसका ऑब्जेक्ट है।
और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने का अधिकार केवल किसको मिला है? नाउन या प्रोनाउन। तो मतलब ये नाउन या प्रोनाउन, लेकिन ये रियल नाउन या प्रोनाउन नहीं, ये नकली वाला है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पढ़ेंगे। ठीक, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जब कोई नाउन का काम करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड कहा जाता है। समझ गए बात बेटा? ओके, जैसे तुम लोग अब काफी बड़े हो गए हो इसलिए समझा रहे हैं। एक तो हो गए रियल प्रिंसिपल, है ना, जो सारा काम करते हैं, और वो चले गए 2 दिन की छुट्टी में। वो कहाँ चले गए? घूमने चले गए, बाहर चले गए। अब उनकी जगह पर काम दे दिया गया हमें कि तुम करो ये काम सब, है ना। जैसे बेचारी जीरंड को दे दिया गया कि नाउन के सारे काम तुम्हें करने हैं। तो जीरंड ने पहले तो एक दिन रात को बैठ के पढ़ाई करी कि नाउन के क्या क्या काम होते हैं, और उसने वो करने शुरू कर दिए। क्लियर? तो क्या वो रियल प्रिंसिपल हो गई? नहीं। वो क्या कहलाएगी? कार्यवाहक या प्रभारी, यही कहलाएगी ना, तो रियल प्रिंसिपल नहीं हो जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर काम नाउन का कर रही है, समझ गए? केवल नाउन का काम कर रही है। तो फॉर हेल्पिंग मी, कोई दिक्कत यहाँ पर बेटा? नहीं। एक बात और जान लो, बस हम बता रहे हैं यहाँ पर, जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगा, जैसे अभी तक बताया, जैसे अश्विन ने भी बताया, और तुम्हारा क्या नाम बेटा? हाँ, कौशल ने भी कहा थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। कौशल ने कहा कि हम सर स्विमिंग की जगह टू स्विम भी लिख सकते हैं, हम डांसिंग की जगह टू डांस लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन बस यहां पर नहीं कर सकते हो ये काम। प्रेपोजिशन के बाद जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे उसका, तो तुम्हें जीरंड को ही बनाना पड़ेगा। अगर तुम यहां पर टू हेल्प लिखोगे तो गलत हो जाएगा, बस यहां ध्यान रखना है। क्लियर? प्रीपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा तो वो किस रूप में आएगा? जीरंड में आएगा। फॉर हेल्पिंग, फॉर टू हेल्प नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन था और एक और तुमने लगा दिया टू। दो नहीं लग सकते ना। इन्फिनेटिव बनाने के लिए तुम्हें टू लगाना पड़ेगा, और ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन था तो गलत हो गया ना बेटा। इसलिए हम हमेशा क्या रखेंगे? जीरंड। ओके, अगला ये हो गया। लास्ट लिख लो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, चारों काम। नहीं तो सर हिम के बाद टू लगा सकते ना, फोर हटा देंगे। कहां? आई थैंक्ड हिम टू हेल्प मी। आई थैंक हिम, अभी वो तुम्हें परफेक्ट इन्फिनेटिव में बताएंगे। लिख लिया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम। माई फेवरेट, माई फेवरेट, फेवरेट किस तरीके लिखोगे? माई फेवरेट हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। बस इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म करते हैं, बहुत बातें रह गई। माई फेवरेट हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। ध्यान दो बेटा, वर्ब क्या है यहाँ पर? इज। किसका रूप है? बी का रूप है। वर्ब के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब। अब थोड़ा देखो, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब बी हो तो वो सेंटेंस कैसा रह जाता है? अधूरा। अगर उसके बाद कुछ ना लिखे हम तो सब्जेक्ट अधूरा रह जाता है हमेशा। ये तो मैं अपने दिमाग में बैठा लेना है। सब्जेक्ट और वर्ब की जगह पर बी है तो वो अधूरा सेंटेंस होगा जब तक कि हम उसमें क्या ना लगाएं, कोई कॉम्प्लीमेंट ना लगाएं, पूरक ना लगाएं, है ना। मेरी फेवरेट हॉबी है, मेरी फेवरेट हॉबी है, अधूरा हो गया ना। तो मैं ये जोड़ना पड़ेगा। क्या है? संगीत सुनना, संगीत सुनना। तो लिसनिंग, ये जो देख रहे हो बेटा, ये क्या हो गई? जीरंड। और क्या काम कर रहा है?
सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ये मेरी हॉबी है। क्लियर? अब यहां इसको तो हम कहेंगे जीरण। ध्यान देना बेटा, कौशल, लिसनिंग को क्या बोलोगे? जीरन जीरण। और लिसनिंग टू म्यूजिक को क्या बोलोगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जीरण फ्रेज। ये जीरण है, लेकिन अब इसमें हम ये भी शामिल कर दें, ये हो गया जीरण फ्रेज। रीडिंग जीरण, रीडिंग बुक्स जीरण फ्रेज, ठीक है। वॉकिंग, वॉकिंग जीरन जीरण, वॉकिंग इन द मॉर्निंग जीरण फ्रेज। स्मोकिंग जीरण, स्मोकिंग सिगरेट्स जीरण फ्रेज। एनी प्रॉब्लम? तो ओके, इस तरीके से तुम्हें देखना है कि यहाँ पर ये जो जीरण है या जीरण फ्रेज है, एक ही बात है। जीरण फ्रेज काम किसका कर रहा है? काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है? नाउन। इसका मतलब ये जीरण है। क्लियर बेटा? तो आज के लिए यही बात। ये आज हमने जो कुछ भी सीखा है वो सब हमने सिंपल जीरण के बारे में सीखा। क्लोज इट। आज हमने किसके बारे में